Hello students, welcome back to online classes. We were discussing about the electrochemistry and we have already discussed about the electrochemical cells. Today we are going to discuss about the electrolytic cells and electrolysis. आप सभी को पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी जैसे हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था 10th क्लास में, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, जैसे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे वाटर रखा है, ठीक है, और जब भी मैं उसमें इलेक्ट्रोड पुट करती हूँ, इलेक्ट्रोड्स पुट करेंगे और आउटर सोर्स हम करंट का कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो करंट पास करते हैं, हम आउटर सोर्स लगाते हैं और आउटर सोर्स के थ्रू हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचा रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं. तो देखिए पॉजिटिव जो टर्म इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, कहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ओके, और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है. तो अब क्या होगा, जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, तो आपको पता ही है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा जिससे वो बना हुआ है, ठीक है. तो इस तरीके से H2O जो है वो H2 और O2 में डिसोसिएट हो जाएगा और ये जो गैसेस होंगी वो रिलीज होंगी, क्योंकि गैसियस सब्सटेंस है, हाइड्रोजन भी गैस है एंड ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस सब्सटेंस है. देन हमें यहाँ पर कैथोड एनोड पर कुछ बबल्स दिखाई देंगे. क्या दिखाई देंगे हमें, कैथोड एनोड पर कुछ बबल्स दिखाई देंगे जो एक्चुअल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के ही होते हैं और ये गैस बाहर रिलीज हो रही होती है, ठीक है. अब देखिए आपको पता है एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है. तो यहाँ से H2 तो इवॉल्व होगी कैथोड पर एंड O2 इवॉल्व होती है एनोड पर. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसी भी कंपाउंड का. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और रेसिस्टेंस की. हम जब भी कोई सेल या करंट पास कराते हैं किसी भी वायर में, जब भी हम किसी वायर में, मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, तो हमें पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो जो वायर की लेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कुछ रेसिस्टेंस डेवलप करता है. रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रही होती है उसके बीच में आने वाला रुकावट, ठीक है. तो इस रेसिस्टेंस जो होगा, ये जो करंट फ्लो होती है उसके फ्लो होने में जो भी रुकावट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं एंड इसे हम R से डिक्टेट करते हैं एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L. ये L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. L क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, वायर की क्या है ये लेंथ होती है, ठीक है. एंड दिस रेसिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A एंड A क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है. तो L तो हो जाए होता है, आपको पता है लेंथ, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है. अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइंड कर देती हूं तो R को हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, R is directly proportional to L and indirectly proportional to A. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे रखा है रो. Then R will be equal to rho L by A. Here rho is, यहाँ रो क्या है, this is the resistivity. This is known as resistivity. या हम और इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. क्या बोलते हैं हम इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ओके. चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट की. आप सभी को पता है रेसिस्टेंस की यूनिट होती है रो.
क्या होती है, सॉरी ओम, क्या होती है रेसिस्टेंस की यूनिट, ओम। या तो हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। अब यहां से हमें रो यानी कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन करना होता है। तो देखिए हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इफ वी टेक, अगर हम लेते हैं लेंथ, ले लेते हैं हम 1 mm, क्या ले लेते हैं लेंथ हम 1 mm, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं हम 1 mm स्क्वायर, क्या ले लेते हैं 1 mm स्क्वायर। तो ऐसे वायर जिसकी लेंथ 1 mm हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर हो, तो उसके लिए R क्या हो जाएगा, अगर हम L इक्वल टू 1 रख दें और A इक्वल टू 1 रख देंगे तो R विल बी इक्वल टू रो। जो रो होगा यानी कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा, इट बिकम्स इक्वल टू द रेसिस्टेंस। तो हम किस तरीके से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, दैट रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग 1 mm लेंथ एंड 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो यहां से हमें रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मिला है एंड रेसिस्टिविटी का पता चला है। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। किसकी बात करते हैं हम, कंडक्टेंस की। तो देखिए कंडक्टेंस जो होती है वो रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस का इनवर्स। कंडक्टेंस को हम C से डिक्टेट करते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू द 1/R। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, R का जो फॉर्मूला होता है जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं तो C हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर R की जगह हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, A रो L। ठीक है, R की जगह मैंने क्या रखा है, ये रखूंगी तो मैं जब अपॉन में रखूंगी तो ये तो नीचे आ जाएगा, A ऊपर चला जाएगा। ओके, देन C इक्वल टू हो गया 1/रो A/L। अब यहाँ देखिए 1/रो, ठीक है, एंड इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी एंड इट इज नोन एज 1/रो इज नोन एज कापा एंड कापा इज कंडक्टिविटी। कापा क्या है यहाँ पे, इट इज द अदर कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और क्या बोला जाता है इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा A/L। ये हमारा कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, C इक्वल टू कापा A/L। सेम यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एंड A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, एंड कापा इज नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हमें यहाँ से कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो डेफिनेशन है वो कैलकुलेट करना, डिफाइन करना है। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सेम अगर हम L इक्वल टू 1 mm ले लेते हैं एंड A इक्वल टू 1 mm स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, देन कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा कापा के। ठीक है, तो जैसे ही हम इस फॉर्मूला में A और L की वैल्यू 1 रखते हैं देन C इक्वल टू कापा हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हम डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टिविटी को कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग 1 mm लेंथ एंड 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओके, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, C की यूनिट हो जाएगी 1/ओम, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, ओम -1 या OHM -1। तो इस तरीके से हमें यहाँ से इसकी यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं हम, सेल कांस्टेंट की। तो देखिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी वायर मेटल के लिए, किसी भी मेटल के लिए L और A अगर हम फिक्स कर देते हैं, अगर हमने कोई वायर लिया है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं तो आपको पता है उसके लिए L भी फिक्स हो जाएगी
और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो L बाई ए इसी को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। यही क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट, जो किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, और सेल कांस्टेंट जो होगा, अगर हम रेसिस्टेंस और सेल कांस्टेंट में रिलेशनशिप निकालेंगे तो R का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए, और L बाई ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेल कांस्टेंट की वैल्यू। देन R विल बी इक्वल टू सेल कांस्टेंट रो। ठीक है, तो इस तरीके से सेल कांस्टेंट और R के बीच में हम रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। कापा और जी के बीच में भी हम रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला में अगर हम 1 बाई रो की जगह क्या रख सकते हैं, कापा, तो 1 बाई रो की जगह कापा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू जी, मतलब सेल कांस्टेंट बाय कापा। ठीक है, कंडक्टेंस से भी लगा सकते हैं हम, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में भी रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। अगर हम 1 बाई आर की जगह क्या रख दें, सी, कंडक्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से सेल कांस्टेंट का रिलेशनशिप हमें फाइंड करना आना चाहिए रेसिस्टेंस से, रेसिस्टिविटी के साथ में, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।